क्या इस्लामिक दुनिया में एकजुटता के बीच क्या अलग थलग पड़ रहा है? भारत। जब भारत आज़ाद हुआ तो पश्चिम एशिया पर यूरोप और अमेरिका का ही दबदबा था। पश्चिम एशिया में खाड़ी के इस्लामिक देशों के अलावा यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से लगे एशियाई देश आते हैं। पश्चिम एशिया के सभी आज़ाद देश तब कम्युनिस्ट विरोधी और पश्चिम परस्त थे। ये सभी देश शीत युद्ध के दौरान अमेरिकी खेमे में थे। शीत युद्ध में जब जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारत ने किसी खेमे में नहीं जाने का फैसला किया तो पश्चिम की नाराजगी साफ दिखी थी। लेकिन अब इतिहास करवट बदल रहा है। 1979 में ईरान की इस्लामिक क्रांति अमेरिकी के खिलाफ थी और इसी वजह से वह अपने इलाके में भी अलग थलग रहा। ईरान में इस्लामिक क्रांति के बाद सऊदी अरब से उसकी दूरी दुश्मनी के हद तक बढ़ती गई। ईरान के खिलाफ पश्चिम एशिया में अमेरिकी गठजोड़ में सऊदी अरब मुख्य रूप से शामिल रहा। लेकिन अब पश्चिम एशिया में नई हलचल है। जो पश्चिम एशिया कम्युनिस्ट विरोधी था, उसी पश्चिम एशिया में कम्युनिस्ट देश चीन अपनी मौजूदगी मौजूद कर रहा है। चीन ने सऊदी अरब और ईरान की दुश्मनी में दोस्ती का रंग भरने की सफल कोशिश की है। ईरान और सऊदी अरब राजनयिक रिश्ते बहाल करने जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि पूरा पश्चिम एशिया अमेरिकी दबदबे से बाहर निकलता दिख रहा है। बात केवल सऊदी अरब और ईरान तक सीमित नहीं है। इससे पहले भी बहुत कुछ ऐसा हो रहा था जो सामान्य नहीं था। पिछले साल अप्रैल में तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोआन सऊदी अरब के दौरे पर गए थे और फिर जून में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान तुर्की गए थे। इससे पहले नवंबर 2021 में अबू धाबी के क्राउन प्रिंस और वर्तमान में यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान तुर्की गए थे और फरवरी 2022 में तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने यूएई का दौरा किया। यूएई और सऊदी अरब क्षेत्रीय संघर्ष में वैचारिक रूप से एक मंच पर थे, जबकि तुर्की विरोधी पक्ष में था। 2010 में जब अरब स्प्रिंग शुरू हुआ तो एर्दोआन की मुस्लिम ब्रदरहुड समर्थक एक पार्टी ने पॉलिटिकल इस्लाम का समर्थन किया था। एर्दोआन के इस रुख को खाड़ी में राजशाही व्यवस्था के लिए खतरे के रूप में देखा गया था। सऊदी और यूएई एर्दोआन के इस रुख से खफा थे। ऐसे में क्षेत्रीय टकराव में यूएई और सऊदी अरब तुर्की के खिलाफ ही रहते थे। तुर्की ने 2017 में 2021 तक कतर के खिलाफ सऊदी अरब और उससे सहयोगी देशों की नाकाबंदी का विरोध किया था। 2016 में तुर्की में नाकाम सैन्य तख्तापलट के लिए भी एर्दोआन ने यूएई पर उंगली उठाई थी। पश्चिमी एशिया में इतना कुछ हो रहा है, लेकिन पूरे परिप्रेक्ष्य में भारत कहाँ है? भारत के हित पश्चिम एशिया में व्यापक रूप जुड़े हुए हैं। यूएई और सऊदी अरब भारत के तीसरे और चौथे सबसे बड़े कारोबारी साझेदार है। भारत ऊर्जा सुरक्षा के लिए पश्चिम एशिया पर भी निर्भर है। भारत के करीब 90 लाख लोग खाड़ी के इस देशों में काम करते हैं और अरबों डॉलर कमाकर वापस भेजते हैं। चीन यहाँ बड़ा प्लेयर बनकर उभर रहा है, लेकिन भारत क्या कर रहा है? दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में पश्चिम एशिया अध्ययन केंद्र के प्रोफेसर अश्विनी महापात्रा भी मानते हैं कि पश्चिम एशिया में जो कुछ चल रहा है उससे भारत की चुनौतियां बढ़ने वाली है। अश्विनी महापात्रा कहते हैं इजराइल यूएई और भारत के साथ अमेरिकी I2U2 बनाया तो ऐसा लग रहा है कि सऊदी अरब भी इसमें शामिल होगा। लेकिन चीन ने हैरान करते हुए सऊदी अरब और ईरान के बीच राजनयिक संबंध बहाल करवा दिया। भारत को इसका अंदाजा नहीं था। भारत के लिए यह हैरान करने वाला था। अगर ईरान और सऊदी अरब के बीच संबंध टिकाऊ होता है तो भारत को अलग तरह से सोचना होगा। इसका असर हमने हाल ही में देखा कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के खिलाफ वोट किया। भारत शायद अब इजराइल को लेकर गर्मजोशी न दिखाए। और महापात्रा कहते हैं, मुझे लगता है कि सऊदी अरब और ईरान के बीच भरोसा बहाल होना मुश्किल है। ईरान फिलिस्तीन और हमास का समर्थन करता है। सऊदी अरब बिल्कुल खिलाफ है। ईरान मुस्लिम ब्रदरहुड के साथ भी दिखता है और सऊदी को यह पसंद नहीं। शिया और सुन्नी की दीवार भी इतनी जल्दी टूटने वाली नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर गहरी नजर और समझ रखने वाले अमेरिका के
डेलावेयर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर मुक्तदर खान कहते हैं कि भारत को सोचना चाहिए कि जो काम चीन यहाँ कर रहा है उसे वह क्यों नहीं कर पा रहा। प्रोफेसर खान कहते हैं भारत की घरेलू राजनीति को जिस दिशा में ले जाया जा रहा है उससे पश्चिम एशिया में कोई फायदा नहीं होने जा रहा। भारत में मुसलमानों के खिलाफ भेदभाव को लेकर इस्लामिक देशों के संगठन OIC लगातार बयान जारी कर रहा है। भारत एक तरफ ग्लोबल साउथ की आवाज बनने की बात कर रहा है और दूसरी तरफ OIC से टकराव दिख रहा है। भारत को पता होना चाहिए कि पूरा OIC ग्लोबल साउथ में ही आता है। क्या भारत OIC के बाहर कर ग्लोबल साउथ की आवाज बनेगा? मुक्तदर खान कहते हैं कि चीन जिस तैयारी के साथ पश्चिम एशिया में पांव जमा रहा है उससे आने वाले दिनों में भारत के लिए कई तरह की मुश्किलें होंगी, लेकिन भारत बिल्कुल बेखबर लग रहा है। JNU में मध्य एशिया और रूसी अध्ययन केंद्र में एसोसिएट प्रोफेसर राजन कुमार मुक्तदर खान की इस बात से सहमत नहीं है कि भारत बेखबर है। राजन कुमार कहते हैं भारत अपने स्तर पर कई कोशिशें कर रहा है। हर देश की अपनी सीमा होती है। हम हर मामले में चीन से बराबरी नहीं कर सकते हैं। चीन और भारत के बीच बहुत बड़ा फासला है।